हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस। हमने बहुत सारे नेशंस के बारे में पढ़ा है, अमेरिका के बारे में, नॉर्थ कोरिया के बारे में, साउथ कोरिया के बारे में, इंडिया के बारे में। बट हमने ये यूनाइटेड नेशंस के बारे में नहीं पढ़ा। और इसको हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये हमारे पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा ऑर्गन है जो सारी कंट्री को अपने साथ लेके चलता है, यूनियन में चलता है। क्यों चलता है? ताकि कोई भी वर्ल्ड वॉर हमें फेस से ना फेस करनी पड़े, जो हमने हिस्ट्री में की है। जैसे आप सब जानते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ही बनाया गया था, ताकि हमें कोई भी ऐसी ट्रेजेडी, इतना बड़ा डिज़ास्टर फिर पूरे विश्व को फेस ना करना पड़े। उसके लिए क्या बनाया? यूनाइटेड नेशन। और उसके ऑर्गन्स भी बनाए गए। देखो, हर एक गवर्नमेंट के ऑर्गन होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 4 होते हैं। इंडिया के लेंगे तो इंडिया के 3 होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। इसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाउंड की गई थी 1945 में, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ओके, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई थी। आप इंडिया के साथ इसको रिलेट करके याद रखिए कि ठीक 2 ईयर्स पहले 1947 में इंडिया आज़ाद होता है, और 1945 में क्या होता है, हमारा यूनाइटेड नेशंस बनके हमारे सामने आ जाता है। उसको फाउंड किया जाता है 1945 में, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक, इट्स करेक्टर वॉज साइंड। अब देखो, इसका जो चार्टर था उसको कहाँ पे साइन किया जाता है? ठीक है, सिमिलरली जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया, सिमिलरली वैसे ही ये पूरे विश्व का क्या था, एक यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस थी। इसको साइन किया गया सैन फ्रांसिस्को में ऑन जून 26 1945 एंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब ये एग्जिस्टेंस में कब आया? साइन तो हो गया, ठीक है, उसके बाद ये एग्जिस्टेंस में आते आते अक्टूबर 24 1945 में ये क्या आता है, एग्जिस्टेंस में आ जाता है। ठीक है, आफ्टर 51 कंट्रीज हैव साइन द चार्टर। कितनी कंट्रीज ने साइन किया था चार्टर को? अगर आपको हिस्ट्री में पूछा जाए तो 51 कंट्रीज़ ने किया था। अगर आपको रिसेंटली पूछा जाए कि अभी टोटल कितनी कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस का, तो आप एग्जैक्ट बताओगे, ये मुझे विश्वास है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में पूछेंगे तो मे बी 51 कंट्रीज़ ने साइन किया था, इसमें डाउट हो, इसीलिए हमने 51 मेंशन किया है। आप इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। देन उसके बाद इट्स, अब देखो, सक्सेसर, प्रीडिसेसर। ठीक है, प्रीडिसेसर इसके कौन थे? लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन क्रिएटेड बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी 1991 में, और उसको बाद में डिसबैंडेड कर दिया 1946 में। डिसबैंडेड किया क्योंकि हमारे पास यूनाइटेड नेशंस आ चुका था, उसके लिए हमें ट्रीटी ऑफ वर्साइल की ज़रूरत नहीं थी। और ये किसका सक्सीजर था? लीग ऑफ नेशन का। लीग ऑफ नेशन जो थी वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले बनाई गई थी। ठीक है, तो ये बनाई गई थी, लेकिन इसके फेल होने के बाद लीग ऑफ नेशंस में इतने मेंबर नहीं थे जितने हमारे यूनाइटेड नेशंस में जुड़ जाते हैं। तो इसको हम ऑफिशियली साइन करते हैं, ऑफिशियली ये इनेक्ट होती है फ्रांसिसो में। तो हमें फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको डिसबैंड कर देते हैं 1946 में। आपको ये स्लाइड क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब इसका मिशन क्या है? अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, हमें वर्ल्ड वॉर से बचने के लिए और कुछ ऐसा हमें बनाना था, कुछ ऐसा बनाना था जो एक स्टेट को, एक कंट्री को, इवन पूरे वर्ल्ड को यूनिटी में रखे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? कुछ ऐसी प्रोविज़न्स, ऐसी चीज़ें इसमें डालनी पड़ी। जैसे हमने इसमें सबसे पहले डाला इंटरनेशनल पीस। अगर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी होगी तो कोई भी नेशन एक दूसरे को हार्म नहीं करेगा, है ना। एंड हमें क्या डेवलप करना था? फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस। हमें सिर्फ एक ही कंट्रीज़ को नहीं,
बचाना था, इंटरनेशनल पीस सिर्फ एक ही कंट्रीज़ को नहीं प्रोवाइड करना था, हमें पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड करना था, ठीक है। उसके लिए हमें फ्रेंडली रिलेशन अपने नेशंस के साथ, इवन बाहर के नेशंस के साथ भी बनाए रखने थे। और हमें क्या प्रमोट करना था, सोशल प्रोग्रेस। अब सोशल प्रोग्रेस होगी तो हम क्या करेंगे, हम दूसरों की भी रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरों को भी फ्रेंडली मैनर में बात करेंगे, रिलेशंस रखेंगे, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होगा और हम ह्यूमन राइट्स को पहचानेंगे। अगर सोशल कम्युनिटी ही अच्छी नहीं होगी तो ह्यूमन राइट्स की तो हम बात ही नहीं कर सकते, उसकी तो एग्जिस्टेंस हम कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो इसका हेडक्वार्टर जो था वो न्यूयॉर्क में था और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, अब ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी जो है, इसके अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन इसकी अरेबिक। फिर से आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश एंड लास्टली रशियन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्योंकि ये लैंग्वेज ऑफिशियल इसलिए चुनी गई है क्योंकि यही लैंग्वेज जो इसके 5 परमानेंट मेंबर हम आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे वो उन्हीं की लैंग्वेज ये है, ठीक है। देन उसके बाद मेंबर, देखो जब ये बना था तो क्या हुआ था कि इसके जो सिग्नेचर करने वाले मेंबर थे वो 51 ही थे, बट नाउ इसके जो मेंबर हैं वो कितने हैं, 193। लेटेस्ट हमारे साथ जो अभी जुड़े हैं वो कौन है, साउथ सूडान, ठीक। अब इसके जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो एंटोनियो ग्यूटरस हैं, वो पोर्तुगीज से हैं, ठीक है। एंटोनियो ग्यूटरस जो है वो पोर्तुगीज हैं, ठीक है, वो हैं। तो इनके कभी कभी जनरल सेक्रेटरी पूछी जाती है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान देना, ये इम्पॉर्टेंट है। ये कंपोनेंट जो है यूनाइटेड नेशंस, ये हर एक सवाल किसी भी पेपर में, कोई भी कम्पिटिटिव पेपर होगा उसमें यूनाइटेड नेशंस के बारे में पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ मेन ऑर्गन इस्टेब्लिश्ड बाय चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो मेन ऑर्गन है इसके किसने इस्टेब्लिश किए, जो चार्टर है यूनाइटेड नेशंस का। और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जितनी भी हैं उनको प्रोवाइडेड फॉर इन आर्टिकल 57 ऑफ द चार्टर। देखो चार्टर्स होते हैं और आर्टिकल्स जो क्या प्रोवाइड करते हैं एजेंसीज को, प्रोविजंस, पावर, जैसे सेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स क्या प्रोवाइड्स करते हैं, किसी को स्पेशल पावर देते हैं। तो इनकी भी जो स्पेशल एजेंसीज हैं प्रोवाइडेड फॉर इन आर्टिकल 57 ऑफ द चार्टर, इनके चार्टर में हैं। अब इनके फंड्स एंड प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं बाय द जनरल असेंबली अंडर इट्स अथॉरिटी। और ये जो अथॉरिटी है जनरल असेंबली के पास, ये कहाँ से लेती है, ये इनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम आर्टिकल 22 ऑफ द चार्टर। यहाँ पे हम चार्टर यूज़ करेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही ये चार्टर्स में लिखा गया है यूनाइटेड नेशंस को कि जो ऑर्गन हैं उनको पावर्स कहाँ से मिलती है, तो हम उसको अच्छे से देखेंगे। अब इंडियन मेंबर्स इन द यूएन, देखो इंडियन मेंबर्स इन द यूएन, सौम्या स्वामीनाथन, Director General of the Indian Council of Medical Research, was appointed as the chief scientist at the World Health Organizations. And Indian Justice Dalbir Bhandari was re-elected. पहले भी वो क्या रह चुकी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज, लेकिन उसको वॉज री इलेक्टेड, उनको फिर से इलेक्ट किया गया है जज, ठीक है। देन उसके बाद इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट नीरू चड्डा वॉज इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। देखो लॉ ऑफ सी भी है, ठीक है। लॉ ऑफ सी, देखो हमारी इंडिया के जो सीज हैं, ठीक है, तो उनका एरिया भी बांटा गया है कि कौन कितना रिवर्स यूज़ करेगा, कितने ओशंस कितने किलोमीटर तक यूज़ करेंगे। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए भी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स है फॉर द लॉ ऑफ द सीज़ में भी लॉज बनाए जाते हैं उनके लिए। तो ये इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। देन उसके बाद इसके आते हैं मेन ऑर्गन्स। जब हम इसके मेन ऑर्गन्स की बात करेंगे सबसे पहले हम जनरल असेंबली की बात करेंगे। इट इज़ द मेन डेलिब्रेटिव ऑर्गन, ये डेलिब्रेटिव ऑर्गन होता है और ये कंपोज्ड ऑफ ऑल मेंबर्स, ठीक है। इसमें सारे मेंबर्स होते हैं, ईच ऑफ विच हैज़ वन वोट, ठीक है। हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है, ठीक है। द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, अब ये मैंडेट है जनरल असेंबली के लिए यूनाइटेड नेशन की कि डिस्कस करो, डिबेट करो, रिकमेंडेशंस दो ऑन सब्जेक्ट्स पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, डिजास्टर
disarmament management, human rights, international laws and the peaceful arbitrations of disputes between nations। देखो, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिस्कस करेगी, डिबेट करेगी, ठीक है, फिर वो अपनी रिकमेंडेशंस देगी, वो बताएगी कौन से सब्जेक्ट्स पे क्या करना है, इंटरनेशनल पीस और जस्टिस को मेंटेन कैसे करना है, ठीक है, वो डेवलपमेंट कैसे करनी है। डिसआर्मामेंट मीन्स कि ये जो भी लोग हैं जो डिसआर्मामेंट्स, क्या होता है डिसआर्मामेंट, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। एक तो होता है आर्मामेंट्स। आर्मामेंट होता है जहाँ पे आजकल आप देख रहे हो हर कोई वेपन्स बना रहा है, हर कोई मिसाइल्स बना रहा है। तो डिसआर्मामेंट ये होता है कि हमें उतना ही बनाना है जितना हमारी यूज़ में है, कम करना है आर्मामेंट्स को, डिसआर्मामेंट, ठीक। और ह्यूमन राइट्स के बारे में अगर इन केस अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम्पल है आप अफ़गानिस्तान में देख लीजिए, वहाँ पे जैसे उनकी गवर्नमेंट को हटाया गया, वहाँ पे जो अभी रूल कर रहे हैं तो वो क्या था, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ वहाँ पे बहुत सारा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कहाँ पे डिस्कस डिबेट की जाती हैं, रिकमेंडेशन की जाती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है, और पीसफुल आर्बिट्रेरी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिस्प्यूट्स किए जाते हैं। पीसफुली हमें कोई भी मुद्दा जो है वो सुलझाना है नेशंस के बीच में, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। हम अभी बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की। आप इसको क्या कीजिए कि किसी के साथ भी आप इसको मिक्स मत कीजिए। अभी हम यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली पढ़ रहे हैं। इट कंसीडर्स रिपोर्ट फ्रॉम द अदर 4 ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सबसे सुप्रीम ये होता है, इसमें रिकमेंडेशंस ली जाती हैं, ठीक है। डिस्कशन, डिबेट एंड डिस्कशंस इसी में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होती हैं। यहाँ पे असेसिस की जाती है फाइनेंशियल सिचुएशंस ऑफ मेंबर स्टेट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, एंड अप्रूव्स द यूनाइटेड नेशन बजट, ठीक है। इट्स मोस्ट कंक्रीट रोल। पहले तो हमें सिचुएशन देखनी पड़ती है मेंबर स्टेट्स की, उसको कोई भी प्रोविज़न, कोई भी फैसिलिटी, सुविधा देने के लिए, फिर उसकी पोजीशन देखी जाती है, ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी देखी जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्कस जनरल असेंबली में होती हैं। देन उसके बाद सेशन, इसमें सेशंस भी होते हैं। द सेशन मीट्स इन रेगुलर सेशन एनुअली फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर। स्पेशल सेशन भी होते हैं और इमरजेंसी स्पेशल सेशन भी होते हैं। देखो, अगर कोई इमरजेंसी स्पेशल सेशन करना पड़ा, इन केस पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी ट्रेजेडी आने वाली है या आ रही है या अलार्मिंग है, तो वो विद इन 24 आवर्स उनको क्या करनी पड़ेगी, जनरल असेंबली को एक सेशन बिठानी पड़ेगी, वहाँ पे वो डिस्कशन करेंगे। और किसकी रिक्वेस्ट पे ये सब होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल से आपको समझ आ गया होगा कि ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो भी एक ऑर्गन है। इसका जो सिक्योरिटी काउंसिल है सिक्योरिटी पर्पस को डील करेगी, और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स और 1 मेंबर स्टेट्स इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स कंक्योर। ओके, यहाँ तक क्लियर। अपॉइंटमेंट, अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे होगी, अगर सेशंस होते हैं, जो सेशंस में बैठते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। इट अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, और ये रिकमेंडेशन कौन देगा, उसके सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशंस देगा कि आप इसको अपॉइंट कीजिए सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। रिकमेंडेशन किसकी ली जाती है, सिक्योरिटी काउंसिल की, ठीक। यहाँ पे क्लियर है। जनरल असेंबली क्या करती है, इलेक्ट करती है नॉन परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इलेक्ट मेंबर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। इनकी सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल भी है, उसके लिए भी मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन जनरल असेंबली क्या करती है, वो इलेक्ट करती है नॉन परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल। और जनरल असेंबली में जो मेंबर इलेक्ट होते हैं वो किसकी रिकमेंडेशंस पे होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, तो अलॉन्ग विद सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली क्या करती है, इलेक्ट करती है जजेस टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इनके जजेस को कौन इलेक्ट करता है, जनरल असेंबली। ओके, देन मेंबरशिप, देयर आर 193 यूएन मेंबर स्टेट्स ईच विद ए वोट इन द जनरल असेंबली। हर किसी के पास वोट होता है, बट कुछ के पास विटो पावर होती है और कुछ के पास विटो पावर नहीं होती, ठीक है। द असेंबली प्रेसिडेंट चेंजेस विद ईच एनुअल इलेक्शन। अब देखो, एक कोई भी एनुअल इलेक्शन होगी तो जो असेंबली का प्रेसिडेंट होगा वो चेंज होएगा, और यहाँ पे जो असेंबली प्रेसिडेंट है उसको एनुअली चेंज होना पड़ता है, एंड इज़ इलेक्टेड बाय द बॉडी इटसेल्फ, इसको बॉडी ही इलेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। द मेंबरशिप कैन बी
कंटिन्यूस, ठीक है। ताइवान हैज़ बीन डिनाइड यूएन मेंबरशिप फॉर मोर देन 2 decades ड्यू टू ऑब्जेक्शन फ्रॉम चाइना। चाइना के ऑब्जेक्शन की वजह से ताइवान को डिनाइड की गई थी यूएन मेंबर, क्योंकि चाइना के, अब आप सोचोगे कि यूनाइटेड नेशन है तो इसमें चाइना का क्या है, कि चाइना कैसे रोक सकता है, क्योंकि चाइना के पास विटो पावर है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, चाइना के पास विटो पावर है। पैलेस्तीन स्टेटस हैज़ ऑल्सो बीन कंट्रोवर्शियल, पैलेस्तीन का जो स्टेटस है वो भी कंट्रोवर्शियल है। कहाँ पे, जब जनरल असेंबली में डिबेट डिस्कशंस होती है, ठीक है। एट द अब 2012 में क्या होता है, जनरल असेंबली पास ए रिजोल्यूशन टू अपग्रेड पैलेस्टीन फ्रॉम ए नॉन मेंबर ऑब्जर्वर एंटिटी टू नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट। पहले वो एंटिटी था, अब वो ऑब्जर्वर स्टेट बन गया। इसकी जो इमेज है उसको रिमूव, मतलब इम्प्रूव करने के लिए बोला गया। पैलेस्टीन एंड वेटिकन सिटी और द यूनाइटेड नेशंस टू non-member observer states which have the right to speak at assembly meeting but cannot vote on resolutions। देखो, जब किसी के पास ये वाला स्टेटस आता है नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स, तो वो क्या कर सकते हैं, वो बोल तो सकते हैं असेंबली में, अपना अपनी जो भी थॉट्स हैं, डिबेट है, कर सकते हैं, बोल सकते हैं, नो डाउट, बट उनके पास वोट नहीं होता, ठीक है। कैनॉट वोट, वो वोट नहीं कर सकते रिजोल्यूशंस पे, जो भी रिजोल्यूशन असेंबली में चल रही होगी उसके ऊपर वो अपना वोट नहीं दे सकते, ठीक है। असेंबली इलेक्शन, डिसीजंस ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सच एज दोज ऑन पीस एंड जस्टिस, जो भी पीस एंड जस्टिस के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, यूएन बजट, एडमिशन, नए मेंबर की एडमिशन करनी है, किसको नॉन ऑब्जर्वर रखना है, किसको नॉन स्टेट, नॉन एंटिटी, ठीक है, सस्पेंशन, एक्सप्लोजन ऑफ मेंबर टू वेरियस ऑर्गन्स, इसके लिए क्या रिक्वायर होता है, स्पेशल मेजॉरिटी। अब मेक रिकमेंडेशन ऑन एनी मैटर विद इन द स्कोप ऑफ यूएन एक्सेप्ट, देखो सॉरी, अगर असेंबली कोई भी मैटर जो है उस पर रिकमेंडेशंस देती है, ठीक है, एक्सेप्ट वो मैटर कौन सा, पीस और जस्टिस, दैट आर अंडर द कंसिडरेशन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जितने भी पीस और जस्टिस के मैटर होंगे उसकी कंसिडरेशन में होगा, वो जनरल असेंबली की कंसिडरेशंस में नहीं होगा, ठीक। इन 1948 इट प्रोमलिकेट, इन्होंने प्रोमलिकेटेड किया जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुई थी, विच कंटेन्स 30 आर्टिकल्स आउटलाइनिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर ह्यूमन राइट्स, जो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स मनाया जाता है, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक। वो 1948 में प्रोमलिगेटेड हुए थे, ठीक है, जिसमें 30 आर्टिकल्स हैं, वो क्या बने थे, वो आउटलाइनिंग तैयार की गई थी ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर ह्यूमन राइट, पूरी दुनिया में उसी के बेसिस पे हर किसी का कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जिनके अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सब क्या करते हैं, उसी के बेसिस पे क्या देते हैं, क्या देते हैं, ह्यूमन राइट्स देते हैं। किनको देते हैं ह्यूमन राइट्स, अपनी कम्युनिटी को, अपने पीपल्स को, ठीक। देन उसके बाद इन 1950 इट इनिशिएटेड, इन्होंने इनिशिएट किया यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, ठीक है, यूनाइटिंग फॉर पीस resolution which states that if United Nations Security Councils fail, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फेल होता है एक्सरसाइज करने में, क्या एक्सरसाइज करने में, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस, देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शुड टेक अप द मैटर इटसेल्फ एंड अर्ज कोलेक्टिव एक्शन, ठीक है। देखो, अगर इन केस, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे इसको, अगर इंडिया में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है गवर्नमेंट गवर्न करने में स्टेट को, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, इमरजेंसी लग जाती है, कभी नेशनल इमरजेंसी लगती है, कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे क्या रहता है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, अगर वो अच्छे से कोई काम नहीं कर रही है तो उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेल हो जाती है। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है, पीस और जस्टिस, अगर वो ये नहीं कर पाती तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस मैटर को अपने हाथ में लेगा और वो कलेक्टिव एक्शन लेगा, ठीक है। इन 2000, अब 2000 में क्या होता है, इट सेट्स फॉर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाते हैं 2000 में, ए टाइम बाउंड विद मेजरेबल टारगेट फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी, और एक पूरा अप्रोप्रिएट टाइम बताते हैं कि हमें पॉवर्टी को क्या करना है, कम करना है, हाल्टिंग द स्प्रेड ऑफ HIV एड्स
HIV एड्स को हमें कम करना है, इम्प्रूविंग करना है असेस टू प्राइमरी एजुकेशन, हमें प्राइमरी एजुकेशन की असेस को इम्प्रूव करना है, फॉलोड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो अभी चल रहे हैं 17 गोल्स। इसी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को कौन फॉलो कर रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक। इट हैज़ द पावर टू सेंसर स्टेट फॉर वायोलेटिंग यूनाइटेड नेशन चार्टर प्रिंसिपल्स। और ये क्या करते हैं? ये पावर करते हैं, इट हैज़ द पावर, उनके पास पावर है सेंसर्स करने का स्टेट्स को फॉर वायोलेटिंग UN चार्टर प्रिंसिपल्स, ठीक। अब देखो जो जो कंट्रीज़ बहुत सारा पोल्यूशन करती हैं, बहुत सारी मतलब उनकी वजह से क्लाइमेट को हार्म हो रहा है, हमारा वेदरिंग सिस्टम चेंज हो रहा है, तो उनको पेनल्टीज़ कौन देती है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। उनके लिए पर्टिकुलरली फाइन्स रखे जाते हैं, उनको ये सब चीज़ें जो हैं ये कहाँ से मिलती हैं? उनको पनिशमेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उनके लिए पर्टिकुलरली फ़ाइन रख देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद 2012 में क्या होता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वोटेड टू डिनाउंस द साहिरियन गवर्नमेंट फॉर एट्रोसिटीज़। देखो 2012 में यूनाइटेड नेशंस वोट करती है कि डिनाउंस करना है जो साहिरियन गवर्नमेंट है वो एट्रोसिटीज़ है सिंस द स्टार्ट ऑफ द साहिरियन अपराइजिंग इन मार्च 2012 में वो बोलते हैं जो साहिरियन गवर्नमेंट है वो एट्रोसिटीज़ गवर्नमेंट है। एट्रोसिटीज़ गवर्नमेंट कौन सी? कि वो जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अत्याचार करती है, क्योंकि बात तो ह्यूमन राइट्स की आती है ना, तो वो फिर क्या करते हैं? उसको डिनाउंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास राइट है, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ एक सिंगल कंट्री के लिए नहीं है, वो पूरे होल वर्ल्ड के लिए है, ठीक। अब क्या होता है? इन 2014 क्रीमिया रेफरेंडम टू लिव यूक्रेन। हम क्रीमिया क्या करती है? रेफरेंडम करवाती है कि टू लिव यूक्रेन एंड ज्वाइन रशिया वाज हेल्ड invalid by the United Nations General Assembly by adopting a non-binding resolution. It also held that Russian annexation of Crimea is illegal. देखो जब क्रीमिया वॉर होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि क्रीमिया रेफरेंडम करवाती है कि क्या करो, लोगों में रेफरेंडम करवाती है कि टू लिव, आप यूक्रेन को छोड़ दो और रशिया को क्या कर लो? ज्वाइन कर लो। बट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसके ऊपर असेंबली बैठती है, वो इसको इनवैलिड मानती है, बोलती है ये वैलिड नहीं है, ये सही नहीं है, बाय अडॉप्टिंग नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन। और ये बोलती है ये नॉन बाइंडिंग है, इसको नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि रशिया का जो एनेक्सेशन था क्रीमिया को वो इलीगल माना गया। रशिया ने एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, एनेक्सेशन मीन जो हड़पा था उसने, उसको क्रीमिया को भी इलीगल माना गया है, लीगल नहीं माना गया है, ठीक है। और हमारे में लीगल कब माना जाता है? जब ये क्रीमिया खुद बाय विल पावर रशिया को अडॉप्ट करती, ठीक। यहाँ तक क्लियर। देन उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बजट। अब UN बजट, यूनाइटेड नेशन इज़ फंडेड बाय इट्स मेंबर स्टेट्स, ठीक। अब इसका फंड कहाँ से आता है? ये इसके मेंबर स्टेट इसको फंड करते हैं, पूरा होल वर्ल्ड फंड करता है, कंपलसरी एंड वॉलेंटरली कंट्रीब्यूशन। अब ज़रूरी नहीं है आप इसके मेंबर हो तो आपको फंड देना ही देना है, ठीक है। ये कंपलसरी भी नहीं है और ये वॉलेंटरी भी नहीं है, ठीक है। कंपलसरी नहीं है और वॉलेंटरली जब आपकी इच्छा होगी आप तभी भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकते हो, ठीक है। The size of each state's compulsory contribution depends mainly on its economic strength. अब कोई स्टेट जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, कोई डेवलप्ड है, तो डिपेंड करता है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे, ठीक है। दाउ इट्स स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एंड डेब्ट सिचुएशन आर ऑल्सो कंसिडर्ड। अब वो स्टेट कितने कर में है, मतलब कितना उसके ऊपर टैक्स है, कितनी वो मतलब कितनी ज़्यादा उसकी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, उस पर डिपेंड करता है। उस सिचुएशन को कंसिडर करके ही उससे फंड लिया जाता है। मेंबर कंट्रीज़ कैन मेक वॉलेंटियर कंट्रीब्यूशन। अब कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूशन करेंगे? यूनेस्को में करेंगे, WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे, UN प्रोग्राम्स में करेंगे, फंड्स में करेंगे, ऑफिस ऑफ द UN हाई कमिश्नर में करेंगे फॉर रिफ्यूजीज़ के लिए, ठीक है। एंड द UN चिल्ड्रन फंड, जो चिल्ड्रन फंड्स होता है उसमें फंड्स कर सकते हैं वो, ठीक। यहाँ तक क्लियर। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं एडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इन जनरल असेंबली कैन बी अडॉप्टेड इन टू वेज में रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है जनरल असेंबली में। सबसे पहले
रीचिंग कॉन्सोनेंस एमंग मेंबर स्टेट्स बाय वोटिंग ऑन द रिजोल्यूशन। ठीक है, सब जो मेंबर्स होते हैं वो वोटिंग करते हैं, रिजोल्यूशन जो भी पास करवाना होता है 2 वेज में। कॉन्सोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंस ऑल मेंबर स्टेट्स हैव एग्रीड, वो एग्री करते हैं टू अडॉप्ट द टेक्स्ट ऑफ ए ड्राफ्ट रेजोल्यूशन विदाउट टेकिंग ए वोट। ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, एग्री करते हैं, अडॉप्ट करते हैं टेक्स्ट जो भी लिखा जाता है ड्राफ्ट में, रेजोल्यूशन में, विदाउट टेकिंग ए वोट। ठीक है, ये 2 वे होते हैं अडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन। जो भी रेजोल्यूशन लिया जाता है कि हम ये करेंगे, हम वो बनाएंगे, जो भी वो पॉलिसीज फ्रेम करेंगे वो ली जाती है। और सेंसस इज नॉट रीच्ड इवन जस्ट 1 मेंबर स्टेट्स रिक्वेस्टिव वोट। अगर कोई मेंबर विटो पावर जिसके पास होती है वो क्या कर देता है, वोट कर देता है, तो सेंसस नहीं होता। ठीक है, ये जो सेंसस होता है वो नहीं हो पाता, पास नहीं हो पाता रेजोल्यूशन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट सेंसस डज नॉट मीन दैट ऑल मेंबर स्टेट्स एग्री ऑन एवरी वर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है, सेंसस का कॉन्सेंसस का मतलब ये भी नहीं है कि सारे जो मेंबर्स हैं वो एग्री हों। ठीक है, सॉरी मैंने इसको कंसेंसस यूज़ किया। ठीक है, एग्री ऑन एवरी वर्ड इन द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन एंड दे स्टिल हैव रिजर्वेशन अबाउट सर्टन पार्ट्स। ठीक है, अभी भी रिजर्वेशन पड़ी हुई है किसके लिए, सर्टन पार्ट्स के लिए जो रेजोल्यूशन ने इसको पास नहीं किया है। Thus, the viewpoint of every member countries is taken into consideration. This process is inclusive in nature. ठीक है, हर एक व्यू पॉइंट को, हर एक मेंबर कंट्रीज़ के उसको कंसिडरेशन में किया जाता है। ये प्रोसेस जो होती है ये इंक्लूसिव होती है नेचर में। ठीक है, ये करनी पड़ती है, इम्पॉर्टेंट होती है वोटिंग। इट नीड्स टू गेट ए सिंपल मेजॉरिटी टू एग्री ऑन द टेक्स्ट ऑफ ए रेजोल्यूशन। उनको ज़रूरत होती है सिंपल मेजॉरिटी की एग्री करने के लिए ऑन द टेक्स्ट ऑफ ए रेजोल्यूशन। देयर इज़ नो नीड टू केयर अबाउट परस्पेक्टिव्स ऑफ द मिनॉरिटी हु डिसएग्री। जो उसमें डिसएग्री होंगे उनके लिए वो मतलब उनकी किसी भी पर्सपेक्टिव को कंसिडरेशन नहीं दी जाएगी, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। देयर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है केयर अबाउट पर्सपेक्टिव ऑफ द मिनॉरिटीज़ हु डिसएग्री। दोज कंट्रीज दैट डिड नॉट वोट इन फेवर ऑफ ए रेजोल्यूशन, जो कंट्री रेजोल्यूशन के फेवर में वोट नहीं देती ऑन ए पर्टिकुलर एजेंडा आइटम will be less likely to implement the action on an agenda item that are recommended in a resolution, hence it is divisive। ठीक है, जो भी कंट्रीज वोट नहीं करती रेजोल्यूशन में, ठीक है, उनके फेवर में वोट नहीं करती किसी पर्टिकुलर एजेंडा पे, इसको हम जब हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्शन को, एजेंडा को, उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं रेजोल्यूशन में वो क्या है, डिवाइसिव है। ठीक है, डिवाइसिव है। देन उसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स वॉज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1948 में। जनरल असेंबली इसको अडॉप्ट करती है। उसके बाद क्या होता है, द डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ 13 आर्टिकल्स। इसमें 13 आर्टिकल्स होते हैं। अफर्मिंग इन इंडिविजुअल्स राइट विच ऑल्दो नॉट लीगली बाइंडिंग इन देमसेल्व्स, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होते, हैव बीन इलेबोरेटेड इन सब्सिक्वेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़। ये कहाँ पे इलेबोरेट किए गए हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में, इकोनॉमिक ट्रांसफर्स में, रीजनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रक्शंस में, नेशनल इंस्टीट्यूशंस में और अदर लॉज में। ठीक है, ये क्या है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, नॉट लीगली बाइंडिंग, ये ध्यान में रखना। द डिक्लेरेशन वॉज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप था इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स विच वॉज कम्प्लीटेड इन 1966, है ना, एंड केम इनटू फोर्स इन 1976। ये 1976 में इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स कंप्लीट होके 1966 में फोर्स में आता है। 1976 में आफ्टर ए सफिशिएंट नंबर ऑफ कंट्रीज हैड रेटिफाइड देम, जब जितनी कंट्रीज़ चाहिए थी इसको राटिफाई करने के लिए, जब इतनी कंट्रीज़ मिलती हैं तो ये फोर्स में आ जाता है। ठीक है, इंडिया इज़ द सिग्नेटरी ऑफ, क्या है इंडिया सिग्नेटरी किसका,
UNDHR का, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। कभी कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा बनता है कि इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है UNDHR का, तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब रीसेंट डेवलपमेंट भी देखेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, ठीक है। हेल्ड ए फर्स्ट एवर हाई लेवल मीटिंग ऑन फाइट अगेंस्ट ट्यूबरकुलस, ठीक है, अंडर द थीम यूनाइटेड, इकट्ठे हो जाओ, टू एंड ट्यूबरकुलस एंड अर्जेंट ग्लोबल रिस्पॉन्स टू ए ग्लोबल पैंडमिक, ठीक है। तो इसमें क्या मैसेज आता है पूरे वर्ल्ड को कि हमें यूनाइट होना है इसके खिलाफ, इस ग्लोबल पैंडमिक के खिलाफ, ठीक है। तो इसके साथ हमें क्या करनी है, फाइट करनी है। दिस स्पेशल सेशन, जो स्पेशल सेशन होता है उसका एम क्या होता है, एक्सलरेटिंग एफर्ट्स इन एंडिंग टीबी को एंड करने में, ठीक है, एंड रीचिंग ऑल अफेक्टेड पीपल विद प्रिवेंशन एंड केयर कैसे, स्पेशल सेशन में जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। तो हम आगे डिस्कस करते हैं। ये जो डिक्लेरेशन है मार्क्स द एंडोर्समेंट ऑफ द रिजोल्यूशन बाय ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये जो डिक्लेरेशन थी, ये रिजोल्यूशन था सारी मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इंडिया हैज़ प्लेज्ड, इंडिया ने शपथ ली थी क्या करने के लिए, टू एलिमिनेट द डिजीज 5 ईयर बिफोर द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल ऑफ 2030। उसी के साथ ही वेनेजुएला एंड लीबिया हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम वोटिंग इन द यूनाइटेड नेशंस असेंबली फॉर द थर्ड टाइम इन 3 years बिकॉज ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन अनपेड ड्यू टू द वर्ल्ड बॉडी, ठीक है। इनके पेंडिंग्स हैं 3 years, 3 बार इनको सस्पेंड किया गया है वोटिंग से। क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने अभी तक पे नहीं किए हैं, इनके ड्यूज़ हैं जो वर्ल्ड की बॉडी है, ठीक है। देन उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हम अभी तक पढ़ रहे थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब हमने इसके सेकंड ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड ऑर्गन इसका जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसके 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट हैं, USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिए, तो USA, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ओके। और इसकी जो लैंग्वेज है वो इसी कंट्रीज़ की लैंग्वेज को यूज़ किया गया है, यूनाइटेड नेशंस की लैंग्वेज। तो उसके साथ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है 2 years के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप हाईलाइट कर लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए, 2 years। द मेन क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी इज़ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मेन क्राइटेरिया क्या रहता है मेंबर बनने के लिए, कि आपको मेंटेन करना है, मेंटेनेंस करनी है, सिर्फ दूसरी कंट्रीज़ की नहीं, अपनी कंट्री की इमेज भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपने इंटरनेशनल पीस मेंटेन किया होना चाहिए सबके साथ। सिक्योरिटी often defined by financial or true contribution to peacekeeping operations और leadership on matters of regional security। देखो इंडिया की बड़ी सारी आर्मी, नेवी जो बाहर की कंट्रीज़ को हेल्प करती है, ठीक है। क्रिटिकल से क्रिटिकल टाइम में हम उनको अपनी फाइनेंशियल भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं और अपनी मिलिट्री, पैरामिलिट्री, इंडियन नेवीज़, हर कोई हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और रीजनल सिक्योरिटी में भी, उस मैटर में भी हम हर किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है। इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट फॉर मेंबरशिप। अब इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी ध्यान में रखा जाता है जब मेंबरशिप मिलती है। जैसे अफ्रीकन यूनियन के 3 हैं, एशिया पैसिफिक ग्रुप के 2 हैं, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ग्रुप के 2 हैं, वेस्टर्न यूरोप और अदर ग्रुप्स WEGO के 2 हैं, और ईस्टर्न यूरोप ग्रुप के 1 मेंबर हैं, ठीक है। फिर भी ये जो 15 मेंबर हैं, इसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, फिर भी ये पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये जो अरब स्टेट है इसको सिर्फ एक ही सीट मिली है, अल्टरनेटिवली ड्रॉन फ्रॉम आइदर अफ्रीका कोटा और एशिया बाय इनफॉर्मल एग्रीमेंट। इनफॉर्मल जो एग्रीमेंट हुआ था वहाँ पे इसको क्या मिली थी, 1 सीट मिली थी, ठीक है। तुर्की एंड इज़राइल
हैव नेवर सर्व्ड ऑन द काउंसिल, ठीक है, इन्होंने कभी सर्व नहीं किया है काउंसिल में, इज रिप्रेजेंटेड इन WEOG, ठीक है। देन उसके बाद करंट नॉन परमानेंट मेंबर विद एंड ऑफ टर्म, आर कोटी वॉरियो 1920, इक्वेटोरियल गिनिया 1919, कुवैत 19, पेरू 19, पोलैंड 19 में, बेल्जियम 2020 और डोमिनिकन रिपब्लिक 2020, जर्मनी 2020, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ये सब क्या मेंबर हैं जिन्होंने एंड टर्म में क्या किया, इसको ज्वाइन किया, ठीक है। While other groups of the United Nation can only make recommendations to member state, जो अदर ग्रुप होते हैं यूनाइटेड नेशन के वो सिर्फ रिकमेंडेशंस देते हैं अदर मेंबर स्टेट्स को। सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर होती है, एक स्पेशल पावर होती है। सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ अ पावर टू मेक बाइंडिंग डिसीजन ऑन मेंबर स्टेट्स, ये बाइंडिंग डिसीजन बनाता है किसके ऊपर, मेंबर स्टेट्स के ऊपर, ठीक है। ऑल द मेंबर्स हैव वन वोट, ठीक है, हर एक मेंबर के पास वन वोट है। एंड परमानेंट मेंबर्स हैव वीटो पावर, परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर है। डिसीजंस ऑन प्रोसीजरल मैटर शुड हैव वोट ऑफ एटलीस्ट 9 ऑफ द 15 मेंबर्स, जब डिसीजन लिया जाता है वहाँ पे एटलीस्ट 9 ऑफ द 15 मेंबर्स डिसीजन ऑन सब्सटेंटिव मैटर्स, ठीक है, रिक्वायर 9 वोट्स एंड द एब्सेंस ऑफ नेगेटिव वोट बाय एनी ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर। देखो इसमें क्या रहता है कि जो प्रोसीजर होता है डिसीजन का, मैटर का, उसमें वोट क्या रहता है, 15 मेंबर्स में से एटलीस्ट 9 मेंबर जो हैं वो वोट करेंगे, ठीक है। वोट कैसे करेंगे, 15 मेंबर में आपके 10 नॉन परमानेंट आएंगे और 5 परमानेंट आएंगे। 5 परमानेंट तो वोटिंग उनकी कंपलसरी रहेगी, उनके एक का भी अगर वोट नहीं होगा तो कोई भी जो डिसीजन है वो नहीं लिया जाएगा। प्लस उसके साथ 4 नॉन परमानेंट मेंबर का भी कंसिडरेशन में लिया जाता है, ठीक है। वीटो पावर ऑफ ग्रुप, वीटो पावर जो है वो P5 बोला जाता है, ठीक है। 5 पावर्स कंट्रीज हैव बीन यूज्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली बाय रशिया, ठीक है। रशिया ने यूज़ किया था, कैसे, उसने क्या किया था, ब्लॉकिंग मोर देन 100 रेजोल्यूशन सिंस द काउंसिल्स फाउंडिंग, जब से ये काउंसिल फाउंड हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स, तब से रशिया ने 100 ऐसी रेजोल्यूशन को ब्लॉक किया है, किसके बेसिस पे, अपने वीटो पावर के बेसिस पे, ठीक है, वीटो पावर के बेसिस पे किया है। मोर रिसेंटली इन 2018 USA vetoed a resolution condemning Israel from Palestine civilian death during border protest in Gaza। देखो जब बॉर्डर प्रोटेस्ट हुआ था गाज़ा में तो 2018 में US ने वोट किया था रेजोल्यूशन कि इज़राइल को क्या करना है, फॉर पैलेस्टीन सिविलियन डेथ, उसका कंडेमनिंग, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था रेजोल्यूशन में। उसने क्या कर दिया था, वहाँ पे अपनी वीटो पावर यूज़ की थी। द प्रेसिडेंसी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स, अब प्रेसिडेंसी जो होती है सिक्योरिटी काउंसिल वो रोटेट होती है अल्फ़ाबेटिकली एमंग 15 मेंबर्स एवरी मंथ। हर महीने क्या होता है, प्रेसिडेंसी रोटेशन करती है अल्फ़ाबेटिकल बेसिस पे। अब देखो ये G4 नेशंस क्या है, 4 कंट्रीज बाइट्स फॉर परमानेंट सीट्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। G4 क्या है, 4 कंट्रीज बाइट्स फॉर परमानेंट सीट्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दे आर ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। इनकी क्या है, परमानेंट सीट है सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। बट इनके पास वीटो पावर है कि नहीं है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉफ़ी क्लब। कॉफ़ी क्लब क्यों, दीज आर ग्रुप ऑफ कंट्रीज हु आर अपोजिंग द एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट सीट्स इन द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल अंडर द लीडरशिप ऑफ इटली। कभी ऑब्जेक्टिव आए कॉफ़ी क्लब क्या है, तो वो एक ऐसी कंसेंसस है, जो एक ऐसा ग्रुप है जो अपोज करता है कि हम परमानेंट सीट्स का नंबरिंग इंक्रीज नहीं करेंगे, उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। अब मेंबर्स कौन कौन हैं, इटली, स्पेन, माल्टा, सैन मैरिनो, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, कनाडा, मेक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया एंड तुर्की। डिस्पाइट ड्रास्टिक चेंजेस इन जियो
पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। इतने सारे ड्रास्टिक चेंजेस होने से किसमें, जियोपॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल रिलेशंस में, द काउंसिल हैज़ नॉट बीन रिफॉर्म्ड येट। आज तक इसके जो मेंबर हैं उनको नहीं बढ़ाया गया, इतने सारे जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से भी नहीं हम इसको ड्रास्टिक चेंज कर पाए हैं अभी तक, ठीक। प्रपोज्ड रिफॉर्म्स इन यूएन, देखो यूएन में रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब यूएन बना था तब जिन कंट्रीज़ ने 51 कंट्रीज़ ने साइन किया था उसमें से कुछ कंट्रीज़ जो थी वो मोस्टली डेवलपिंग ही थी, और जिन्होंने इसको बनाया था समहाउ 5 परमानेंट मेंबर्स वो तब भी प्रॉस्पेरियस थे, डेवलप थे। लेकिन आज टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई हैं तो रिफॉर्म्स भी लाना ज़रूरी होता है। द डिमांड फॉर रिफॉर्म ऑफ द यूएन इज़ बेस्ड ऑन 5 की इश्यूज़। इन्होंने बोला है कि अगर यूएन का रिफॉर्म लाना है तो उसको हमें कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी, मेंबरशिप के लिए, परमानेंट के लिए, नॉन परमानेंट के लिए। कैटेगरी ऑफ मेंबरशिप जो परमानेंट है और नॉन परमानेंट है उनके लिए कैटेगरी रखनी पड़ेगी, उनके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, परमानेंट मेंबर कौन बनेगा, नॉन परमानेंट कौन बनेगा, द क्वेश्चन ऑफ द विटो हेल्ड बाय द 5 परमानेंट मेंबर, फिर रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। द साइज ऑफ द एनलार्ज काउंसिल एंड इट्स वर्किंग मेथड उसको भी चेंज करना चाहिए। रिलेशनशिप सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली का उसमें भी होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद है नोटेबली एनी रिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल वुड रिक्वायर द एग्रीमेंट ऑफ द एटलीस्ट टू थर्ड का कौन से मेंबर, यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट 2/3 उनको चाहिए ही होता है कोई भी एग्रीमेंट क्या करने के लिए, पास करने के लिए। इम्पॉर्टेंटली द एग्रीमेंट ऑफ ऑल द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंजॉय द वीटो पावर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। कोई भी एग्रीमेंट, ठीक है, सारे परमानेंट मेंबर्स का जो इंजॉय करते हैं वीटो पावर को, इन सिंपल वर्ड्स, वो भी रिक्वायरमेंट ज़रूरी होता है, ठीक, क्लियर। अब हम इंडिया और यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल को देखेंगे। इंडिया रिसेंटली won the unanimous support of all countries in the 55 member Asia Pacific group at the United Nations in support of its bid for a non-permanent seat at the United Nations Security Council for 2-year terms in 2021 to 2022। अभी तो हम नॉन परमानेंट सीट हमारी है, नो डाउट, लेकिन हमें भी विटो पावर चाहिए। तो वही जो चीज़ है उसी में रिफॉर्म करने के लिए बड़ी सारी कंट्रीज़ हमारे फेवर में हैं, बट कुछ रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से, कुछ विटो पावर्स की वजह से, जिनके पास विटो पावर है वो ये चीज़ अलो नहीं होने देते। इंडिया हैज़ ऑलरेडी हेल्ड ए नॉन परमानेंट सीट ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 7 टर्म्स, ठीक है। हम 7 टर्म्स तक क्या कर चुके हैं, मेंबर बन चुके हैं सिक्योरिटी काउंसिल का। इन टोटल इंडिया हैज़ बीन इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 14 ईयर्स। हम 14 ईयर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ चल रहे हैं, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स रफली ए 50th ऑफ द टाइम द यूनाइटेड नेशन हैज़ एग्जिस्टेड, ठीक है। इंडिया इज़ टू री एंटर द काउंसिल नाउ आफ्टर ए गैप ऑफ 10 ईयर। द प्रीवियस टाइम इन 2011 to 12 फॉलोड ए गैप ऑफ 20 ईयर। 20 ईयर के गैप के बाद इंडिया ने फिर से री एंटर किया है काउंसिल में, ठीक है। हम फिर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री कर चुके हैं। रीसेंट डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ रिसेंटली अडॉप्टेड ए resolution number is 2427, very very important, aimed at a framework of for mainstreaming protection, rights, well-being, empowerment of children throughout the conflict cycle, okay। इंडिया ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है 2427, जिसका एम क्या है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे राइट, वेलबींग को, एम्पावर करेंगे चिल्ड्रन को थ्रू आउट द कन्फ्लिक्ट साइकिल। जो भी कन्फ्लिक्ट साइकिल रहेगा, जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर, जैसे आप रिफ्यूजीज़ हैं, रिफ्यूजीज़ कितने सारे केसेस हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, चाइल्ड प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। द रेजोल्यूशन वॉन अनएनेमियस अप्रूवल फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, ठीक है। इसमें इस रेजोल्यूशन में हर मेंबर ने अपना अप्रूवल दिया है, ठीक है, इसीलिए इसको हम रेजोल्यूशन 2427 में पढ़ रहे हैं, ठीक। उसके बाद है इट कंडेम्स द रिक्रूटमेंट एंड यूज़ ऑफ चिल्ड्रन बाय पार्टीज टू आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, क्योंकि बड़े सारे पाकिस्तान हो गया, ठीक है,
बड़ी सारी ऐसी कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री स्पेशली। आई होप जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको इस बात का थोड़ा हर्ट होगा, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है। बड़ी सारी इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जो एक छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको यूज़ किया जाता है चिल्ड्रन बाय पार्टीज टू आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एज वेल एज देयर रिक्रूटमेंट killing and maiming, rape and other forms of sexual violence and abductions। abductions बहुत ज़्यादा होते हैं, और abductions आपको सबसे ज़्यादा जहाँ से माइग्रेंट्स का आना जाना होता है वहाँ पे उस बॉर्डर एरियाज़ पे आपको बहुत सारे एबडक्शंस देखने को मिलेंगे। इट ऑल्सो कंडेम्स अटैक अगेंस्ट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड द डिनाइल ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन असेस बाय पार्टीज टू आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये बहुत सारा क्या करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असेस को ब्लॉक कर देते हैं, डिनाइल कर देते हैं। जो हम क्या करते हैं, अगर सपोज़ कोई वॉर में कोई घायल हो जाता है तो हम वहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन असेस देते हैं, चाहे वो हमारा अपना सोल्जर हो चाहे वो अदर कंट्रीज़ का हो। ठीक है, जिसके साथ इवन हम वार कर रहे हैं उसके साथ भी, बट ये लोग वैसा नहीं करते हैं। इट डिमांड्स दैट ऑल रेलिवेंट पार्टीज इमीडिएटली पुट टू एन एंड टू सच प्रैक्टिस। अभी तो ये डिमांड है कि सारी रेलिवेंट पार्टीज़ जो हैं वो क्या करें, इमीडिएटली एक प्रैक्टिस को पुट करें एंड टेक स्पेशल मेजर्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगी, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगी, मेजर्स करेंगी, स्पेशल मेजर्स। ठीक है, देन उसके बाद यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, ये जो है इसका ये थर्ड ऑर्गन है। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन दैट गाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है द एक्टिविटीज़ ऑफ सेवरल यूनाइटेड नेशंस यूनिट्स। ओके, यूनाइटेड नेशंस यूनिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन डेवलपमेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। ये जो ऑर्गन है ये गाइड करता है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को, एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट्स करता है सेवरल यूनाइटेड नेशंस के, यूएन के जितने भी ऑर्गन यूनिट्स होती हैं, बॉडीज़ होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल, उनको क्या करता है कि वर्किंग करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक इश्यूज़ के लिए। और ये प्रिंसिपल बॉडी होती है जो इंटरनेशनली एग्रीड करती है डेवलपमेंट गोल। अब ठीक है, ये प्रिंसिपल बॉडी है, आप इतना ध्यान रखिए। इसके जो मेंबर है 54 मेंबर हैं विच आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, और इसके जो मेंबर हैं वो 3 ईयर्स के इलेक्ट करती है। ठीक है, 3 ईयर टर्म रहता है उनका। सीट्स इन द काउंसिल आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। 11 ऑफ देम आर एलोटेड टू एशियन स्टेट। एशिया एक बहुत बड़ा कंटिनेंट है, ठीक है, तो एशियन स्टेट्स के 11 मेंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एशियन स्टेट्स को। फॉर द नेशन टू बी इलेक्टेड एज मेंबर्स ऑफ इकोसॉक फॉर ए 3 ईयर टर्म्स इट नीड्स 2/3 मेजॉरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज वोट। जो भी इलेक्ट किए जाते हैं उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वोट्स की। ईच मेंबर ऑफ द काउंसिल हैज़ 1 वोट। हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है। एंड जनरली वोटिंग इन द काउंसिल इज बाय सिंपल मेजॉरिटी। इसमें सिंपल मेजॉरिटी फॉलो की जाती है। द प्रेजिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 1 टर्म, 1 ईयर टर्म। प्रेजिडेंट को 1 ईयर टर्म के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद इंडिया और इकोसॉक के क्या रिलेशन है हम वो पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने के लिए। अब इन 2017 United Nations General Assembly re-elected India to another 3 years term starting from Jan 2018 as its previous term was to expire in 2017. Okay, India received backing of the Asia and Pacific group of nations and secured 183 of the 188 votes to serve again. बहुत अच्छा वोट किया है, बहुत अच्छा स्कोर है इंडिया का, 183 आउट ऑफ 188। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, इन 2018 इंडिया गॉट इलेक्टेड टू वेरियस क्रूशियल सब्सिडरी बॉडीज वर्किंग अंडर यूनेस्को सच एज। बहुत सारी बॉडीज़ हैं, यूनेस्को एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, उसके अंडर बहुत सारी बॉडीज़ वर्क करती हैं और इंडिया को इलेक्ट किया जाता है क्या, क्रूशियल सब्सिडरी बॉडीज़ के रूप में। तो हम देखते हैं कमेटीज़
कौन सी हैं वहाँ पे? कमिटीज़ ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए टर्म ऑफ 19 to 2023 एंड इंडिया गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फॉलोड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान फॉलोड बाय पाकिस्तान, ये बहुत अच्छी लगती है सुनने में। इंडिया गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फॉलोड बाय पाकिस्तान। कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 2018 to 2021, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 2018 to 2022। ओके, ये हमारी टर्म्स बताई गई हैं। कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस फॉर ए टर्म ऑफ 1990 to 2021। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद आपका आता है काउंसिल टू द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस फॉर ए टर्म ऑफ 1920-21, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर ए टर्म ऑफ 1920-21। ठीक है, ये जो सारी हमने बॉडीज़ पढ़ी हैं इसके लिए इंडिया को वोट मिले हैं, इंडिया के फेवर में बोर्ड है, इंडिया को अपॉइंट किया गया है। बड़े सारे कहाँ पे, बड़े सारे ऑर्गन्स जो इनके इंस्टीट्यूशंस है जो किसके अंडर आते हैं, किसके अंडर आते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोसॉक। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इकोसॉक। देन उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर ए टर्म ऑफ 2019 से लेके 2021 तक। Elections to committees on NGO is considered as crucial because it scrutinize करते हैं खुद NGOs applying for consultative status with UNESCO and can recommend or block them। ये ब्लॉक भी कर सकते हैं और रिकमेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेक्रेटरेट। हम सेक्रेटरेट पढ़ेंगे। It undertakes the day-to-day work of the United Nations, administering the programs and policies of the organization. It is headed by the Secretary General, assisted by a staff of international civil servant worldwide। इनको असिस्ट कौन करेगा? हमारी जो जनरल असेंबली में सेक्रेटरेट होती है, कौन करेगा? इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स वर्ल्ड वाइड। ओके, देन उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट। ये पूरे वर्ल्ड का कोर्ट है। इट इज़ सीटेड एट द पीस पैलेस हेगू, नीदरलैंड, एंड द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द UN टू बी नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। ये सिर्फ यही ऐसा ऑर्गन है जो न्यूयॉर्क में नहीं लोकेटेड है, बाकी सारे वहीं पे हैं। ये कहाँ पे है? ये हेग में है, नीदरलैंड में है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये क्या है, ये पीस पैलेस हेग में है, तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्या सेटल करता है कोर्ट? इट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन टू द UN एंड इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ये लीगल डिस्प्यूट को बिटवीन स्टेट्स बिटवीन कंट्रीज, ओके, एंड गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन, और ये एडवाइजरी ओपिनियन किसको देता है? यूनाइटेड नेशन को और उसके स्पेशल ऑर्गन्स को। ठीक है, एजेंसीज को। इट हियर्स केसेस टू रिलेटेड वॉर क्राइम्स, इलीगल स्टेट इंटरफेरेंसेस, एथनिक क्लिनजिंग एंड अदर इश्यूज। ये जो सारे इश्यूज होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो वर्ल्ड कोर्ट ही, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही क्या करता है? सुनता है, सुनवाई वहीं पे होती है। इट इज़ प्रेजाइडेड, ये प्रेजाइडेड किया जाता है ओवर बाय 15 जजेस, जिनको 9 ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ पीपल नॉमिनेटेड बाय द नेशनल ग्रुप इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ओके, देन उसके बाद ए कैंडिडेट नीड्स टू गेट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन बोथ द चैम्बर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एक इंसान को ज़रूरत होती है कि उसको सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए दोनों चैम्बर में। ठीक है, देन उसके बाद 5 जजेस और इलेक्टेड एवरी 3 years to ensure continuity within the court and are eligible for re-election. No 2 judges can be the nationals of the same country. कोई भी 2 जजेस होते हैं वो सेम कंट्री से नहीं लिए जाते,
Of the 15 judges, the composition is mandatory to be as follows: 3 from Africa, 2 from Latin America and Caribbean, 3 from Asia, 5 from Western Europe and other states, 2 from Eastern Europe. ओके, इसको इन्होंने बाइफर्केट करके बताया है। देन उसके बाद द प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट आर इलेक्टेड बाय सीक्रेट बैलेट टू होल्ड ऑफिस फॉर 3 ईयर। यहाँ पे सीक्रेट बैलेट होता है, किसी को नहीं पता होता कि कौन किसको वोट कर रहा है, ठीक है। जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, ऑलवेज हैव ए जज ऑन द कोर्ट, वो हमेशा क्या होते हैं, जज होते हैं कोर्ट में, ठीक है। द एक्सेप्शन वॉज चाइना, द एक्सेप्शन वॉज चाइना विच डिड नॉट हैव ए जज ऑन द कोर्ट, ठीक है। चाइना का कोई जज नहीं है, कहाँ पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फ्रॉम कब से, 1967 से लेके 1985 तक, बिकॉज इट डिड नॉट पुट फॉरवर्ड ए कैंडिडेट, क्योंकि उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट वहाँ पे नहीं भेजा, ठीक है। जज मे बी डिलीवर ज्वाइंट जजमेंट और गिव देयर ओन सेपरेट ओपिनियन, जज ज्वाइंट जजमेंट, एक जैसी जजमेंट भी दे सकते हैं और अपनी सेपरेट ओपिनियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। द कोर्ट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट, कोर्ट सेटल करेगा जो भी लीगल डिस्प्यूट होंगे बिटवीन नेशंस ओनली एंड नॉट बिटवीन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बीच में होंगे तो वो आपकी कंट्री के, आपकी स्टेट के कोर्ट देखेंगे, ये वर्ल्ड कोर्ट नहीं देखेगा, ये क्या देखेगा, बिटवीन नेशंस, नॉट बिटवीन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉज, ओके। देन उसके बाद द कोर्ट कैन ऑल्सो हियर ए डिस्प्यूट व्हेन रिक्वेस्टेड टू डू सो बाय वन और मोर स्टेट्स, इट कैन नॉट डील विद ए डिस्प्यूट ऑफ इट्स ओन मोशन, कोर्ट खुद से किसी के भी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो खुद से कभी किसी का केस नहीं लेता जब तक उसके आगे आप अपील नहीं करोगे, रिक्वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। इफ़ ए कंट्री डज नॉट विश टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग इट डज नॉट हैव टू डू सो, तो अगर कंट्रीज़ का मन नहीं है उनका इस प्रोसीडिंग में कि हम अपना कोर्ट जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं, तो ये उनके तक है, वो चाहें तो वो आए, नहीं चाहें तो नहीं आए, डज नॉट हैव टू डू सो अनलेस रिक्वायर्ड बाय स्पेशल ट्रीटी प्रोविजंस। वंस ए कंट्री, जब एक बार कंट्री एक्सेप्ट करेगी कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन, इट मस्ट कंप्लाई विद इट्स डिसीजन, अगर एक बार कोई इस कोर्ट में चला गया देन उसको इसका जो जजमेंट होगा उसके डिसीजन के साथ ही चलना पड़ेगा, जो डिसीजन ये कोर्ट देगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है डिसीजंस एंड एडवाइजरी ओपिनियन आर बाय मेजॉरिटी, जो भी डिसीजंस हैं और एडवाइजरी ओपिनियन है वो कहाँ से हैं, आर बाय मेजॉरिटी से हैं, इन द इवेंट ऑफ इक्वल डिवीज़न, और जहाँ पे इक्वल डिवीज़न होगा वहाँ पे प्रेसिडेंट्स वोट करेगा, बिकम्स डिसाइजिव, ठीक है, डिसाइजिव लेंगे, ऑलवेज हैव ए जज ऑन द कोर्ट, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है अदर एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल थीमेटिक कोर्ट सच एज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी होता है, ठीक है, आर नॉट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो किसकी ज्यूरिसडिक्शन, अम्ब्रेला इन द सेंस ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, एंड इट इज़ लीगली एंड फंक्शनैलिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, वो लीगली इंडिपेंडेंट है, यूनाइटेड नेशंस का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है। इंडिया एंड ICJ and Indian Justice Dalbir Bhandari was re-elected as the judge to the International Court of Justice. India recently won the plea against Pakistan to grant consular access to Indian national कुलभूषण यादव। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि पाकिस्तान ने हमारे कुलभूषण यादव को अपनी एक्साइल में रखा है, तो उसका जो केस है वो कहाँ पे चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ डायरेक्टेड टू पाकिस्तान टू स्टॉप कैरिंग आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ यादव, ओके। तो ये केस कहाँ पे चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब हम इसकी रीसेंट डेवलपमेंट देखेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ मेड ए रूलिंग ऑन द मिलिट्री एक्सरसाइज, जो भी मिलिट्री एक्सेस हुई है रोहिंग्या इन म्यांमार में अगेंस्ट रोहिंग्या मुस्लिम। रिसेंटली हमने देखा है क्या हुआ है कि मिलिट्री जो एसेस हुई है रोहिंग्या म्यांमार, आपको पता है ना, अगेंस्ट रोहिंग्या मुस्लिम रिसेंटली, तो उस पर भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी रूलिंग बताई है। इट हैज़ फाइनली पाइंट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज करता है म्यांमार की गवर्नमेंट पे, क्यों, फॉर द मिलिट्री लार्ज स्केल एक्सेस ऑफ 2017। अब नोबल ल्यूरेट युंग सैंग सुन ली ले
स्यूंग, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, टू लीड म्यांमार डिफेंस अगेंस्ट चेंजेस ऑफ कैरिंग आउट जीनोसाइड अगेंस्ट इट्स मुस्लिम रोहिंग्या मिनॉरिटीज़। ठीक है, तो देन उसके बाद हम आगे देखेंगे, ये हम कोर्ट की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रीसेंट जो भी उनकी सुनवाई हुई है, जो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, डिसीजन दिया है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इन अनदर केसेस ऑफ इट्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन शिकागो आइलैंड इशू, इट स्टेटेड दैट द यूके गवर्नमेंट इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन, यूके गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन के अंडर है, उनको मानना पड़ेगा क्या, टू एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शिकागो आर्चिपिलॉय एज रैपिडली एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल होए उनको ये चीज़ माननी पड़ेगी। ठीक है, इट कॉल्स द कंटिन्यूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आर्चिपिलॉय अनलॉफुली, इन्होंने कंटिन्यूटी में बता दिया है कॉल्स की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अनलॉफुल है एंड रॉन्गफुल एक्ट है। ठीक है, ये जो दी चाओ आइलैंड वर रिटेन्ड बाय द यूके, ये यूके ने रिटेन किया था ड्यूरिंग नेगोटिएशंस ओवर इंडिपेंडेंसी फॉर द इंडियन ओशन। ठीक है, आइलैंड ऑफ मॉरिशस विच केम इनटू फ्रिक्शंस इन 1968। ये जो आइलैंड था, द आइलैंड हैव सिंस बीन यूज्ड फॉर डिफेंस पर्पस बाय द यूके, ये तब से ही ये जो आइलैंड है यूके इसको डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ कर रही थी। एंड द यूनाइटेड स्टेट विच इस्टेब्लिश्ड ए मिलिट्री बेस, उसने यूनाइटेड स्टेट ने मिलिट्री बेस उस पर इस्टेब्लिश किया था ऑन द आइलैंड ऑफ दियागो गार्गिया। ओके, देन उसके बाद आपका आता है ट्रस्टशिप काउंसिल। ट्रस्टशिप काउंसिल, इट वाज फॉर्म टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्टेड territories that has been placed under the administration of member state and to prepare the territories for self government and independency। ये फॉर्म इसलिए किया गया था क्योंकि हमें इंटरनेशनल सुपरविजन चाहिए थी फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज़ की। ये प्लेस था एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ मेंबर स्टेट और ये प्रिपेयर करता है टेरिटरी फॉर सेल्फ गवर्नमेंट के लिए और इंडिपेंडेंसी के लिए। ये किन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उस टेरिटरी को जो भी प्रिपेयर होना चाहती है अपनी सेल्फ गवर्नमेंट के लिए और अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए, आज़ादी के लिए। बाय 1994 ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज हैड अटेन्ड सेल्फ गवर्नमेंट, इन सबको सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाती है, इंडिपेंडेंसी मिल जाती है, विद द लास्ट नेशन बीइंग पलाऊ इज़ द लास्ट नेशन विच। देन उसके बाद लास्टली हम इसको समअप करते हैं। सो यूएन सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन ऑन 1994 एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर्स। ठीक है, और ये जो हमने लास्ट इसका ट्रस्टशिप काउंसिल पढ़ी है, ये सस्पेंड कर दी जाती है 1994 पे, क्योंकि जिस पर्पस के लिए ये बनाई गई थी वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है। जो भी कंट्रीज़ होती हैं वो फुली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका पर्पस ख़त्म होता है और इसकी जो कंटिन्यूटी है वो सिर्फ एक बुक में, एक पेपर में, एक डॉक्यूमेंट में, पेपर में रह जाती है। बाय रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन मई 1994 द काउंसिल अमेंडेड इट्स रूल ऑफ प्रोसीजर टू ड्रॉप द ऑब्लिगेशन टू मीट एनुअली, वो ड्रॉप कर देते हैं एनुअली मिलना, एंड एग्री टू मीट एज ओकेशन रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर होगा तब ही मिलेंगे। बाय इट्स डिसीजन और द डिसीजन ऑफ इट्स प्रेसिडेंट के डिसीजन पे, और एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर, और जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यही इनको बुला सकते हैं तभी ये मिलेंगे। इट्स फ्यूचर रोल एंड एग्जिस्टेंस रिमेन अनसर्टन, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इन केस कभी ज़रूरत पड़ी तो जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल इनको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम यूनाइटेड नेशंस को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया।